हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम जीके एंड जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे और उनको समझने का भी प्रयास करेंगे। और यह वीडियो बहुत ही डिटेल्स में होगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उनमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और यह वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पक्के होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कालीघाट चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, या सी आंध्र प्रदेश, या डी राजस्थान। तो जो कालीघाट जो चित्रकला है वो किससे है देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो पेंटिंग्स हैं, मतलब जो आर्ट्स हैं, वो कौन सी हैं? वारली हैं। आंध्र प्रदेश की जो आर्ट्स हैं उन्हें बोलते हैं कलमकारी। और जो राजस्थान की है उन्हें बोलते हैं फाड़ पेंटिंग्स। और मधुबनी, मधुबनी कहाँ की है? ये है बिहार की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया? तो कौन सा आर्टिकल है? तो ये ऑप्शन दिए हैं, आर्टिकल 143, या आर्टिकल 243, या आर्टिकल 342, या आर्टिकल 343। तो आर्टिकल 143 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 143 में। और आर्टिकल 243 जो पंचायत की परिभाषा है उसको बताता है। और आर्टिकल 342 में कहा गया है कि इसके जो एसटी समुदाय मतलब अनुसूचित जनजातियां उनके बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 343। इसमें जो है हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि रंग वाली जो चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में प्रचलित है? तो जो रंग वाली चित्रकला है वो किस राज्य में है? हम देखे थे पश्चिम बंगाल की। कौन सी है? पश्चिम बंगाल की है कालीघाट। और अरोफ, अरोफ कहाँ की है? अरोफ भी देख लेते हैं। अरोफ है हिमाचल प्रदेश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगवाली, कर्नाटक से संबंधित है। राजस्थान की हम देख चुके हैं, ये फाड़ पेंटिंग्स हैं। मध्य प्रदेश की जो है वो है गोंड पेंटिंग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो हम बोले हैं वही है, गोंड चित्रकला का संबंध किस राज्य से? तो इसका मध्य प्रदेश से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चेरियल चित्रकला किस राज्य की विशेषता है? जो चेरियल चित्रकला है वो किस राज्य की है? तो चौक उत्तर प्रदेश में जो है वो चौकपूर्णा है। कर्नाटक की अभी देख चुके हैं। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरियल, मतलब तेलंगाना की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरोफ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो अरोफ चित्रकला कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ये देख चुके हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में वो कौन से विमान का रूप में इस्तेमाल हुआ था? तो जो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को चलाया गया था उसमें कौन सा विमान था? वो था राफेल। जो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसी के विरुद्ध में चलाया गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाघ, या ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड और हिमालयन, या ऑप्शन सी लॉयन, या ऑप्शन डी गेंडा। तो जो हिमाचल प्रदेश का जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए जाना जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड और हिमालयन। ये भी पूछ सकता है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अंडमान निकोबार का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है कि महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, या भी माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, या रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। जो अंडमान निकोबार का जो छोटा सबसे राष्ट्रीय उद्यान है वो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वारली चित्रकला किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो जो वारली चित्रकला है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। बिहार की कौन सी है? बिहार की भी देख चुके हैं, मधुबनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, लेकिन ये और डीप में पूछा गया है कि युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो जो युवराज सिंह ने जो 6 छक्के लगाए थे वो किस टीम के खिलाफ लगाए थे? तो वो लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। और किसके ओवर में लगाए थे? वो लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में। और कौन सा स्टेडियम था? तो वो स्टेडियम था किंग्समीड स्टेडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किंग्समीड स्टेडियम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? यानी जो पुरुष का क्रिकेट विश्व कप हुआ था वो किस वर्ष खेला गया था? तो ये खेला गया था 1975 में। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के। अब इसमें क्या हुआ, जो वेस्ट इंडीज थी वो विजेता रही थी और ये उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। यानी जो यही पूछ सकता है कि जो 1975 में आईसीसी क्रिकेट पुरुष विश्व कप हुआ था वो किसने जीता था? तो वो जीता था वेस्ट इंडीज ने। और कब हुआ था? ये 1975। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्पना चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? जो अल्पना चित्रकला है वो किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियंस बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ऑप्शन है तानिया सचदेव, या ऑप्शन बी कोनोरी हम्पी, या सी हरिका द्रोणवल्ली, या ऑप्शन डी भक्त कुलकर्णी। तो जो विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी वो कौन है? वो है कोनोरी हम्पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन बी 8 फुट। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ये पूछ रहा है कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो
अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश प्रवेश करती है, यानी ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का है हिस्सा है। तो तो यहाँ प्रवेश करती है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा है? वो है माजुली। और ये माजुली जो द्वीप है, नदी द्वीप है, ये कहाँ है? ये है असम में। तो ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो माजुली है। और कहाँ है? ये असम में है। और किस नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि व्यास नदी का उपनाम क्या है? यानी ये वो पूछा जा रहा है कि जो व्यास नदी है उसका पुराना नाम क्या है? तो चिनाब, ऑप्शन ए दिया है चिनाब, ऑप्शन बी दिया है विपाशा, ऑप्शन सी दिया है रावी, ऑप्शन डी दिया है झेलम। तो जो चिनाब था उसका पुराना नाम क्या था? उसे बोलते थे अस्किनी। और रावी को बोलते थे परशुड़ी। झेलम को बोलते थे वितस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपाशा। और भी कुछ नदियां थी, जैसे सतुद्री। तो इसे इसे सतुद्री किसे बोलते थे? सतलज नदी को। कुभा, कुभा बोलते थे कावल नदी को। और सदा नीरा, तो सदा नीरा कैसे बोलते थे? गंडक नदी को। ये सभी महत्वपूर्ण नदियों के पुराने नाम हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लेना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ऑप्शन दिए हैं। जो कृष्णा नदी है तो वो निकलती है महाबलेश्वर पहाड़ी से, ये पश्चिमी घाट में, मतलब महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर पहाड़ी से। जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है वो कावेरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अर्नेस्ट बारकर ने। ऑप्शन बी, अर्नेस्ट बारकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है वेतन से। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 नंबर का पैसा। 2 नंबर का पैसा, तो मतलब ये किससे है? 2 नंबर, दो, दूसरी अनुसूची, पैसा मतलब वेतन से संबंधित है। तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप सभी को पता होगा कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा जाता है कि एक तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और इससे ये भी पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उसके स्थायी अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें सब कुछ वैसा बताया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप एक बार कम से कम ज़रूर देख के जाएँ, इससे आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2025 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो आईपीएल का कौन सा संस्करण है?
तो आईपीएल का ये 18वां संस्करण है। इसका जो विजेता और उपविजेता है, विजेता कौन है? विजेता है आरसीबी और उपविजेता है, सॉरी, उपविजेता है पंजाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती? मतलब ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी के पास था? तो ऑप्शन बी साई सुदर्शन के पास। और पर्पल कैप पूछा जाता है, तो पर्पल कैप किसके पास था? प्रसिद्ध कृष्णा के पास था। तो ऑरेंज कैप पूछा जाए तो साई सुदर्शन के पास, और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा के पास। ये आईपीएल के बारे में दिया गया है कि विजेता टीम कौन सी थी। विजेता थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको 20 करोड़ रुपए दिए गए थे, और उप विजेता पंजाब किंग्स थी, जिसको 12.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। जो फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच था वो कृणाल पांड्या था। ऑरेंज कैप किस लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो 779 रन बनाए थे, ये साई सुदर्शन ने बनाए थे। और ये किस टीम का खिलाड़ी था? ये गुजरात टाइटंस का। तो पर्पल कैप किससे दिया जाता है? जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली हो। तो ये प्रसिद्ध कृष्णा था, ये भी गुजरात टाइटंस का था, तो इसने 25 विकेट लिए थे। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन खिलाड़ी रहा है? तो वो रहा है साई सुदर्शन। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो ये है सूर्य कुमार यादव। कैच ऑफ द सीजन कॉमित मेडिंस। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ये वैभव सूर्यवंशी, ये राजस्थान रॉयल्स का था। तो ये आईपीएल के बारे में है, आप इसे भी देख सकते हैं अच्छे से। और ये संस्करण आपको पता ही है, 18वां संस्करण था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी एक सींग वाला गेंडा, या ऑप्शन सी लायन टेल मकाक, या ऑप्शन डी स्नो लेपर्ड। तो जो केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो ये है ऑप्शन सी लायन टेल मकाक। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली केरल में है। और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी ये कहाँ है? जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पिट्सबर्ग के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, या ऑप्शन बी जमशेदपुर, या ऑप्शन सी सिंगरौली, या ऑप्शन डी बोकारो। तो जो ऑप्शन ए है, इसे बोलते हैं सूती वस्त्र की राजधानी। की राजधानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था? तो ऑप्शन ए लोहा, या ऑप्शन बी चांदी, या ऑप्शन बी सॉरी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के मुद्रा का प्रचलन किया जाता था? तो ऑप्शन ए सोने के सिक्के, या ऑप्शन बी चांदी के सिक्के, ऑप्शन सी कोई मुद्रा नहीं चलती थी, या ऑप्शन डी तांबे के सिक्के। तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि सील चलती थी, यानी मोहर चलती थी। और ये जो मोहर बनी हुई होती थी वो किस पत्थर की बनी हुई होती? ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 2 में, जो 2019 का एग्जाम था, जो 2022 में हुआ था। तो उसमें पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर बनी हुई थी वो किस पत्थर की? तो वो बनी हुई थी स्टेटाइट। तो कोई मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि उसमें चलती थी एक मोहर, जो स्टेटाइट पत्थर की बनी हुई होती थी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति से संबंधित है। तो टोडा जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, और ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये क्रमानुसार है। तो ये है गारो, यहाँ है खासी और ये है जयंतिया। तो ये तीनों जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय में है। तो ये यहाँ दो दी हैं, ये मेघालय में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियां। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है। ऑप्शन ए 385, या ऑप्शन बी 325, या ऑप्शन सी 382, या ऑप्शन डी 335। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 था। और जो भारत की जो जनगणना सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी 1872 में। ये लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और पूछे कि भारत की जो पहली क्रमागत जनगणना या 10 की जनगणना वो हुई थी 1881। ये किसके समय हुई थी, ये रिपन के समय हुई थी। और पूछे कि भारत का जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो क्या है, वो है 943। और पूछे कि वर्तमान डेटा के अनुसार जो लिंगानुपात है वो कितना है, 950 हो गया है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 943 था। ठीक है, दो 2011 की जो जनगणना है उसको आप अच्छे से रिवाइज करके जाना, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई या नल्लामलाई। तो जो भारत की दक्षिणतम सर्वोच्च चोटी है, दक्षिणतम सबसे पर्वत श्रेणी है, तो वो कौन सी है, कार्डमम हिल्स। ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे है कार्डमम हिल्स। इनको इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। और यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स। ये है कार्डमम हिल्स, सबसे दक्षिणी। उसके ऊपर ये है हमारी पलानी हिल्स, और ये है अन्नामलाई केरल की तरफ। ये हमारी नीलगिरी हिल्स हैं और बाबा बुदन हिल्स हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, या ऑप्शन बी कालीबंग, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी लोथल। तो तब तक आप इसका आंसर देखिए, तब तक हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। लोथल, लोथल से क्या मिला है, लोथल से मिला है बंदरगाह। लोथल को हम मिनी हड़प्पा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिनी हड़प्पा किसे बोलते हैं, तो लोथल को बोलते हैं। कालीबंगा को काली चूड़ियों का शहर भी बोलते हैं। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, और यहीं से मिट्टी का हल भी मिला है। हड़प्पा, हड़प्पा की जो खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा से सबसे इम्पोर्टेंट R37 समाधि है, यानी जो R37 कब्रिस्तान में जो मिला है वो मिला है हड़प्पा से।
अब पूछा है विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो है TC/IP। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसीलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। तो ऑप्शन ए लिपलेक उत्तराखंड, ऑप्शन बी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी नाथुला अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी पालघाट केरल। तो जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? तो उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो हैं माना दर्रा, लिपलेक दर्रा और नीति दर्रा। इसकी आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? मालिनी पहुंची उत्तराखंड। ये इसकी ट्रिक है। तो मा से हो जाएगा माना दर्रा, लि से हो जाएगा लिपलेक और नी से हो जाएगा नीति दर्रा। और अगला दर्रा है अगला दर्रा क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? सिवरो सेब हिमाचल में, यानी जो सेब होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, तो सिवरो। तो से हो जाएगा सिपकीला, और सॉरी ये सिवरो से, तो बात हो जाएगा बाड़ाला चला, और रो से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। अगला है डी। डी पालघाट केरल में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथुला। तो ये नाथुला कहाँ है? नाथुला और जेलेपला, ये कहाँ है? ये है हमारे सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में ना होके ये सिक्किम में है। तो ये इनकी ट्रिक है। ट्रिक से भी दर्रे याद रख सकते हैं आप कहाँ कहाँ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की जो स्थापना की गई वो की गई थी 1985 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 1972 से जो संबंधित है वो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। 1972 में। तो जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की जो स्थापना 1985, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ऑप्शन ये हैं। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी भारत, या ऑप्शन सी ताइवान, या ऑप्शन डी केन्या। तो जो उलंग किस्म की जो चाय है वो मुख्यतः ताइवान में पैदा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताइवान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए सेंटोस, या ऑप्शन बी साइपोलो, या ऑप्शन सी मनाउस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व की जो कहवा मंडी है उसको जाना जाता है साओ पोलो के नाम से। और पूछा जाए कि
कहवा पोर्ट यानी कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेंटोस को। और पूछा जाए जो कॉफी के जो बागान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं फजेंडा। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व के कॉफी पोर्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा सेंटोस। या विश्व की कहवा मंडी कौन है? तो वो साओ पोलो। या विश्व के जो कॉफी बागान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं फजेंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑप्शन बी 8 मई को। और 8 मई 2000 जो 25 में मनाया गया उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ये इसकी थीम है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 121 या 120 या 122 या अनुच्छेद 123। तो जो राष्ट्रपति है जो अध्यादेश जारी करता है वो 1 2 3 मतलब ये आर्टिकल 123। और पूछे कि जो राज्यपाल है वो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत? तो वो जारी कर सकता है 213। यानी इसमें 2 से बाद 1 को ले आओ तो ये राज्यपाल। तो 213 के तहत तो राज्यपाल का अध्यादेश जारी करेगा। तो और 123 के तहत राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रसंचरण में मदद क्या करता है? तो क्या करता है? ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, या ऑप्शन बी एंजाइम क्रिया नष्ट करके, या ऑप्शन सी खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर, या ऑप्शन डी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उसमें हम कोई वस्तु रख देते हैं यानी खाने वाली खाद्य, तो उसमें खराब नहीं होती है। तो वो किस लिए नहीं होती है? तो क्या करता है जो रेफ्रिजरेटर होता है वो जो जैव रासायनिक क्रिया होती हैं उनकी जो दर है उसको स्लो कर देता है, बहुत कम कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैव रासायनिक अभिक्रिया दर को कम करके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मंत्रिमंडल है संविधान में केवल एक बार प्रयोग किया गया है और वो किस आर्टिकल में प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 368, या ऑप्शन बी आर्टिकल 352, या ऑप्शन सी आर्टिकल 356, या ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो जो आर्टिकल 360 है ये किससे संबंधित है? ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और आर्टिकल 300 ये संबंधित है संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मंत्रिमंडल है वो आर्टिकल बी 352 अनुच्छेद में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शॉर्टकट की से टास्क मैनेजर कैसे खोलते हैं? मतलब टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए किस शॉर्ट कीज का प्रयोग किया जाता है? आपको भी पता है कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट वाला एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी को देखते हुए ये हमने
क्वेश्चन लिया है। तो इसमें किस की का प्रयोग किया जाता है? अल्ट प्लस ESC या बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC या कंट्रोल प्लस T या ऑप्शन डी है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ESC। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। ये शॉर्ट की दबाते हैं तो हम टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये कुछ शॉर्ट की दी गई हैं। कंट्रोल प्लस ए जो वर्तमान पेज होता है उसे सिलेक्ट करने के लिए होता है, यानी कोई टेक्स्ट अगर टाइप है तो उसे कंट्रोल ए से पूरा एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल प्लस के जो एमएस पर हाइपरलिंक डालने के लिए ये कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड जो कोई टेक्स्ट है वो हट गया है तो उसे फिर से लाने के लिए यानी अंडू करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड का। और अगला है कंट्रोल प्लस होम, ये किसका है? जो डॉक्यूमेंट के जो शुरुआती पेज मतलब शुरुआत में जाने के लिए, एकदम शुरुआत में जाने के लिए ये कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। अगली की है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल मतलब डिलीट, ये रिबूट विंडो को टास्क खोलने के लिए, जो रिबूट करते हैं तो उसमें विंडो टास्क खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कंट्रोल प्लस ESC, ये स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए। और अगली की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ये क्लोज टैब को ओपन करने के लिए होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण की हैं, आगे भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। F1 इन्हें जो फंक्शन की होती हैं, आप जानते हैं फंक्शन की कितनी होती हैं? ये फंक्शन की 12 होती हैं, ये भी पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा F1 F2 F3 ऐसे करके ये 12 कीज होती हैं। तो F1 यूनिवर्सल हेल्प के लिए, यानी आप F1 दबाए तो हेल्पिंग विंडो ओपन हो जाती है। F2 सिलेक्ट फाइल का नाम बदलने के लिए। और F3 है सर्च कमांड ओपन करने के लिए होती है। और F5 होती है विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। F6 होती है एप्लीकेशन में एक आइटम से दूसरे आइटम पर नेविगेट करने के लिए। और F11 गो फुल स्क्रीन मतलब F11 से हम फुल स्क्रीन पर जा सकते हैं। और F12 होती है फाइल को सेव करने के लिए। तो ये कुछ की दी गई हैं, शॉर्ट की दी गई हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए क्योंकि इनसे पूछे जाने की संभावना बहुत बनी रहती है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अड़ा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं? तो अड़ा आसफ अली किससे संबंधित थी? तो वो ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन से, या ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन से, या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन से। तो जो अड़ा आसफ अली थी वो संबंधित थी भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये वर्धा में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू हुआ था। ये जो दांडी मार्च से संबंधित है, नमक कर को तोड़ने के लिए। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी अड़ा आसफ अली। अगला प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था वे कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं, लेकिन ये और बेस्ट क्वेश्चन है, इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था वे कौन थे? तो ऑप्शन ए रामलला और देवीलाल, या ऑप्शन बी नारायण सिंह और सुखलाल, या ऑप्शन सी रामनाथ और देवनाथ, या ऑप्शन डी शिव कुमार या रामानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिव कुमार और रामानंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
ऑप्शन ए 1936 या ऑप्शन बी 1979 या ऑप्शन सी 1918 या ऑप्शन डी 1984। तो पूछा है कि भारतीय किसान संघ की 1984 या 1918 या 1979 या 1936। तो 1918 ये किस के लिए? यूपी में किसान सभा की जो स्थापना की गई थी वो 1918 में की गई थी, और 1936 में ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1979। 1979 में भारतीय किसान संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, चलो इसके संस्थापक भी देख लेते हैं। इनके जो संस्थापक थे वो दत्तो पंत थे, यानी दत्तो पंत थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एमएस विंडोज किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है? तो किस प्रकार का है? LUI या CUI या MUI या GUI, ये इनकी फुल फॉर्म है। तो एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MUI को बोलते हैं मल्टीपल यूजर इंटरफेस, CUI को बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और LUI को बोलते हैं लैंग्वेज यूजर इंटरफेस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनवाया था? तो जो राम मंदिर में रामलला की जो मूर्तियां हैं वो उसका वास्तुकार कौन था? तो उसका वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए बिमल पटेल थे, या ऑप्शन बी रामजी वानसुतार थे, या ऑप्शन सी अरुण योगी राज, या ऑप्शन डी चंपत रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण योगी राज। जो रामवी सुतार थे, इन्होंने क्या है कि गुजरात के केवड़िया में जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी मूर्ति को वास्तुकार बन वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति के वास्तुकार हैं वो राम जी सुतार हैं, और रामलला की जो मूर्तियों के वास्तुकार हैं वो हैं अरुण योगी राज। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे ऑप्शन ए मेधा पाटकर, या ऑप्शन बी अन्ना हजारे, या ऑप्शन सी बाबा आमटे, या ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन जो ये पेड़ों की कटाई से संबंधित था, और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटकर थी, तो इसके संस्थापक मेधा पाटकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उबरने के लिए, खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए एक व्रता डांस किया जाता है, यानी व्रता नृत्य किया जाता है? ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये व्रता जो नृत्य किया जाता है ये किया जाता है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन बी बिहार, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी झारखंड। तो जो व्रता नामक नृत्य किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इसे एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार रिवाइज़ ज़रूर करके जाएँ। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपसे 2 या 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में ज़रूर बनेंगे। और जैसे कि कुछ टॉपिक हैं, भारत की जनगणना, कंप्यूटर की शॉर्ट की, डांस, ऐसे कुछ जो टॉपिक हैं उन्हें एक बार जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करके चले जाएँ, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।